आज से हम 11वीं फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं और आज के बाद लगातार पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स यूनिट 1 का नाम है मापन। यूनिट 1 का नाम क्या है? मापन, मेजरमेंट। और इसमें दो अध्याय आएंगे, एक मापन मात्रक से रिलेटेड और दूसरा बीमा से रिलेटेड, MLT से रिलेटेड। तो पहला अध्याय है मापन और मात्रक या मात्रक और मापन। तो यूनिट 1 कितने चैप्टर से मिलकर बना है? 2 चैप्टर से मिलकर बना है, A और B। A अभी डिस्कस करेंगे, वो है मात्रक और मापन। देखो बहुत आसान अध्याय है। राशि, नंबर, संख्या। देखो एक जैसे 10, 5, 15 किलोग्राम ऐसा कुछ हो गया, इन सब चीज़ों को बोला जाता है राशि। जैसे 10,000 रुपये एक राशि है, तो यहाँ पे क्या एक नंबर है ना, 10,000 रुपये। 10 किलोग्राम टमाटर, तो 10 आया, एक क्वांटिटी है, एक संख्या, एक नंबर आया, तो उन्हीं चीज़ को बोला जाता है राशि। जिसमें एक नंबर आए उसको क्या बोल दिया जाता है? राशि। राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक राशि, नहीं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है जिसमें कुछ और मिलावट ना हो। जैसे गणित में हम देखें मूलधन, मिश्र धन। मूलधन में वो प्योर पैसा होता है जिसको हम बैंक को देते हैं। बैंक उसको हमको देता है, जैसे मैं 1 लाख रुपए जमा किया बैंक में तो मेरा मूलधन है। 10 साल बाद वो मेरे को 1,40,000 दिया, तो वो कुछ पैसा मिला कर दिया ना। तो जिनमें हम कुछ और मिला देते हैं उसको बोला जाता है व्युत्पन्न, और जो मूल ओरिजिनल होता है उसको बोला जाता है मूल। ऐसे भी राशियां ही होती हैं 2 प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न किया हुआ। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? उत्पन्न क्या होता है। जैसे 2 चीज़ों को मिला करके एक तीसरा चीज़ उत्पन्न कर देंगे, उसको बोला जाएगा व्युत्पन्न। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई एक अलग चीज़ है, चौड़ाई एक अलग चीज़ है। 2 चीज़ें अगर आपस में गुणित हो गई, गुणा हो गया, तो क्या बन गया? क्षेत्रफल बन गया। तो क्षेत्रफल के पास अपना ओरिजिनल कुछ है क्या? नहीं है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। किससे किससे? लंबाई और चौड़ाई से। तो जो 2 चीज़ों से मिलकर बने उसको बोला जाएगा व्युत्पन्न राशि, और जो खुद से बने उसको बोला जाएगा मूल राशि। तो लंबाई किस चीज़ से मिलकर बना है क्या? नहीं। तो मूल राशि मतलब वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, वे राशियाँ जो कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, उनको बोला जाता है मूल राशि। वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं उनको बोल दिया जाता है मूल राशि। उदाहरण के रूप में लंबाई आ गया, लंबाई आ गया। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। लंबाई हो गया, समय हो गया। इसके बाद ताप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। लंबाई का किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लंबाई चौड़ाई के साथ मिलकर क्षेत्रफल बना सकता है। तो जो क्षेत्रफल है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको बोल देते हैं व्युत्पन्न। तो मूल मतलब स्वतंत्र, खुद का, बिना किसी मिलावट के, उसको क्या बोला जाएगा? मूल राशि। मूल का अपोजिट होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी से उत्पन्न होना। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे से उत्पन्न होना, खुद से नहीं, किसी दूसरे से उत्पन्न होना। तो 2 मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न राशि को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न। 2 मूल राशि के द्वारा अगर उत्पन्न होगा तो इसको क्या बोल देंगे? व्युत्पन्न राशि। उदाहरण के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल
का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक हो जाएगा मूल मात्रक लंबाई और मतलब मूल राशि लंबाई, और दूसरा हो जाएगा चौड़ाई। तो लंबाई देखो मूल के तरफ है, मूल के द्वारा अगर क्षेत्रफल उत्पन्न होता है तो उसको बोला जाता है व्युत्पन्न। ये मूल राशि है। आयतन जानते हो, नाम सुने हो आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, तो लंबाई किसके तरफ का है, मूल राशि की तरफ का है। तो मूल के द्वारा अगर कोई ये चीज़ उत्पन्न हुआ है ना, मूल के द्वारा अगर कोई चीज़ उत्पन्न होता है तो उसको बोला जाता है व्युत्पन्न राशि। तो यहाँ पे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दो चीज़ क्लियर हो गए, दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी हो गए। अब आएगा मात्रक। मात्रक क्या होता है, क्या होता है, नहीं समझते हैं कि मात्रक होता क्या है। जैसे मैं एक चीज़ बोला 10 किलोग्राम टमाटर लेकर आओ, तो यहाँ पे 10 के बाद एक और चीज़ ऐड हुआ किलोग्राम, उसको क्या बोला जाएगा, मात्रक। जो नंबर के बाद यूज आता है, जैसे मैं अगर रेखाखंड खींचने को बोलूँगा 5 सेंटीमीटर, 5 के बाद एक और आया ना सीएम सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा उसका मात्रक। अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चला, तो 10 के बाद एक संख्या है ना, संख्या नहीं, एक चीज़ है ना किलोमीटर, वो हो जाएगा मात्रक। तो नंबर को दर्शाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है, नंबर की क्षमता बताने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मात्रक। नंबर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक चीज़ दिखाया जाता है जिसको बोला जाता है मात्रक। ठीक है, तो मात्रक ठीक लगा। मात्रक क्या होता है, किसी भी, जैसे कि 10 किलोग्राम, तो नंबर के बाद जो चीज़ आया ना वो हो जाएगा मात्रक। 10 सेंटीमीटर, एक नंबर है उसके बाद एक चीज़ आया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक। हालांकि ये कौन से मात्रक हैं, क्या हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए उसके बाद कुछ लिखा जाता है, उसको बोला जाता है मात्रक। 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे किलोमीटर क्या हो जाएगा, मात्रक। 10 सेकेंड, समय के लिए क्या हो जाएगा, मान लो 60 सेकंड, तो समय को दर्शा रहा है ना। अगर सेकंड लिख दिए, जैसे अगर 60 मीटर लिखते, तो ये चीज़ और ये चीज़, ये नंबर तो सेम है, लेकिन ये बता रहा है ना कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये किसकी तरफ बता रहा है, समय की तरफ इशारा कर रहा है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, दूरी की तरफ इशारा कर रहा है। मीटर है तो दूरी की तरफ इशारा करेगा। तो नंबर के बाद एक चीज़ लगाया जाता है जिसको बोला जाता है मात्रक। मात्रक में बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मात्रक की विशेषता या मात्रक के गुण, बहुत, मात्रक ना ही बहुत लंबा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से तुम्हारे घर की दूरी 1 किलोमीटर है, तो एक ना ही बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। अगर मैं इसी चीज़ को बोलूँ कि इसको सेंटीमीटर में बताओ, तो बहुत ज़्यादा नंबर आएगा ना, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये मात्रक सेंटीमीटर का ठीक नहीं है। मात्रक दूरी को मापने के लिए किसका है, किलोमीटर का। अगर आसपास की दूरियों को मापना है तो किसका है, किलोमीटर का। तो मात्रक का मान ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित मतलब वो यहाँ भी काम करे, वो पाकिस्तान में भी काम करे, वो अमेरिका में भी काम करे, वो ऑस्ट्रेलिया में भी काम करे, वो हर जगह उसका मान एक समान होना चाहिए, कभी भी उसका मान बदलना नहीं चाहिए। उचित आकार का होना चाहिए, सभी जगह मान होना चाहिए, ताप दाप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम है, इसको डब्बा में बंद करके गर्म कर देंगे तो 1 किलोग्राम से आधा किलोग्राम हो जाएगा। अगर 1 किलोग्राम का बाट है, मान लो गर्म कर देंगे तो वो आधा किलो का थोड़े होगा, वो पिघल के भी 1 ही किलो रहेगा। या लेकिन ये वाला मान नहीं है, मतलब भौतिक राशियों में उसका मान चेंज ना हो। अगर 1 किलोग्राम का बाट है, यहाँ पे गर्मी पड़ रहा है, ठंडी पड़ रहा है, बरसात पड़ रहा है, फिर भी उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम ही होना चाहिए।
मतलब भौतिक राशियों पे उसका असर नहीं होना चाहिए। मात्रक ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, मतलब सभी जगह उसकी मान्यता होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे मात्रक हो गया ना, मात्रक की पद्धतियाँ, मतलब कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं। अब यहाँ जैसे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि आया ना, वैसे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी आते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको बोला जाता है मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं उनको बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे अभी हम लोग राशि पढ़े, राशि कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक प्रकार था मूल राशि और दूसरा प्रकार था व्युत्पन्न राशि। और उसके बाद हम लोग मात्रक पढ़े, तो मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे। एक हो जाएगा मूल मात्रक और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? देखो, मूल राशि का जो मात्रक होगा ना उसको बोला जाएगा मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा उसको बोला जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, मतलब मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रक को प्रदर्शित करने के तरीके। मात्रक की पद्धतियाँ 4 हैं। पहला होता है MKS नहीं CGS, FPS, MKS और SI पद्धति। पहला क्या होता है? CGS, दूसरा होता है FPS, तीसरा होता है MKS और चौथा होता है SI पद्धति। पहले को देखते हैं क्या है। पहले में क्या है? CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या होता है? देखो, मात्रक जो है ना 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक तो दूरी, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। दूरी, द्रव्यमान और समय। CGS पद्धति में दूरी मतलब लंबाई, C मतलब सेंटीमीटर, C मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। तो CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। द्रव्यमान G मतलब ग्राम, और समय S मतलब सेकंड। CGS पद्धति में लंबाई को किससे नापा जाएगा? सेंटीमीटर से। द्रव्यमान को किससे मापा जाएगा? ग्राम से, क्योंकि G है। समय को किससे मापा जाएगा? सेकंड। CGS के बाद दूसरा क्या आता है? FPS पद्धति। FPS पद्धति। अब FPS पद्धति है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सबसे पहले लंबाई को ध्यान दिया जाएगा, लंबाई के बाद द्रव्यमान को ध्यान दिया जाएगा, और द्रव्यमान के बाद किसको ध्यान दिया जाएगा? समय को ध्यान दिया जाएगा। अब बताओ, लंबाई शुरू में F दिया है, F का मतलब लंबाई से क्या हो सकता है? फुट। पता है? फुट या फीट नापते हैं ना, मेरा हाइट या मेरा लंबाई कितना है? 5.5 फीट है, तो फुट या फीट। द्रव्यमान P मतलब पाउंड। ये विदेशों में यूज होता है पाउंड द्रव्यमान का। S मतलब सेकंड, ये तो समय सब में आता है, S सेकंड। तो FPS पद्धति का फुल नेम क्या हो जाएगा? FPS, फुट पाउंड सेकंड। लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए
सेकंड। तीसरा इसका कौन सा पद्धति है, MKS पद्धति, MKS पद्धति। अब MKS पद्धति तो द्रव्यमान के लिए यहाँ पे M है, नहीं द्रव्यमान नहीं, दूरी नहीं, लंबाई कर लेते हैं। लंबाई के लिए यहाँ पे क्या है, M है, और लंबाई के बाद क्या, द्रव्यमान के लिए K है, और समय सेकंड, समय के लिए तो क्या हो जाएगा S, तो सेकंड। MKS पद्धति शुरू में किसको लिया जाता है, लंबाई। दोनों में देखो, शुरू में लंबाई के बारे में, तो शुरू में किसके बारे में, लंबाई में M से कुछ नाम आपको सूझ रहा है, मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। K द्रव्यमान में K से, जैसे यहाँ पे द्रव्यमान में G से ग्राम आ गया, P से पाउंड आ गया, K से किलोग्राम, K से क्या आ जाएगा, किलोग्राम। इसके बाद समय का तो सेकंड है ही, इसमें कोई इधर उधर वाली बातें नहीं है। तो 3 पद्धति हो गए। चौथा होता है SI पद्धति, और जैसे ये वाला पद्धति हमारे यहाँ काम आता है क्या, फुट में रोड को नापते हैं, मतलब लंबाई को, यहाँ से सूरजपुर की दूरी इतना फुट है, इतना फुट है, नहीं नापते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है। ये कुछ हद तक होता है, ये कुछ हद तक होता है। और यहाँ पे एक लास्ट आता है SI पद्धति। ये जो SI पद्धति है, इसको पूरा देश मानता है, ये इंटरनेशनल पद्धति है। क्या है, इंटरनेशनल पद्धति है, और इसको चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल, बंगाल, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबको मानना पड़ता है इस SI पद्धति को, क्योंकि ये सर्वमान्य है, सभी जगह इसका मान्य है। सबसे भरोसेमंद जो पद्धति है वो है SI पद्धति, और ये वाला फिट बैठता है किसी भी नाम को ले करके। अध्याय 1 का पहला पार्ट पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट का नाम है सार्थक अंक एवं वीमा। आसान चीज़ है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ध्यान से और शुरू से पढ़ते जाना तो एकदम आसान लगेगा। सार्थक अंक और वीमा, ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए चालू करते हैं। सार्थक अंक, सार्थक का मतलब क्या होता है, अर्थ के साथ जिसका सही अर्थ निकले उसको क्या बोला जाएगा, सार्थक अंक। तो पहला ही टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं। किसी भी गणना में जिस अंक का महत्व होता है उसको बोला जाता है सार्थक अंक। किसी भी गणना में उस अंक का क्या होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, उसको बोल देंगे सार्थक अंक। जैसे 04 का मतलब क्या है, 04 का मतलब होता है 4, लेकिन 40 का मतलब क्या होता है, 40। तो इसमें सार्थक अंक एक ही है। सार्थक अंक कितने हैं, 1, क्योंकि इस 0 का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इस 0 का मतलब है, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये समझ गए। इसके बाद 304, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3। और देख लेते हैं 034, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, क्योंकि इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है। और 1.306, इसमें इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, और इसका भी मतलब है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सार्थक अंकों की संख्या 4, क्योंकि 1 2 3 4। अगर 0 को हटा दें तो ये 306 से क्या बन जाएगा, सीधा 36। तो ये हो गया। देखो सार्थक अंक से हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सार्थक अंक होगा और कौन सा सार्थक अंक नहीं होगा। आज मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुछ नंबर हैं आपके पास, 1.304, 1.300, 1.20, इन तीनों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, इसमें सभी अंकों का योगदान है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा,
सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 4। ये जो 2 जीरो हैं दशमलव के बाद, इनका रोल नहीं रहता है, दशमलव के बाद जीरो का कोई इज्जत नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 और 1 2 हो जाएगी। इसके बाद इस जीरो का कोई रोल नहीं रहेगा, तो 1 और 1 2, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो ऐसे काउंट करते हैं सार्थक अंक। अब क्लियर हुआ सार्थक अंक। सार्थक अंक के बाद आता है संदिग्ध अंक। संदिग्ध मतलब इंग्लिश में बोला जाता है डाउट नंबर्स। एक 1.306, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके आगे भाग न हो। जैसे 1.306, 1.305, 1.304, ये तीनों एक दूसरे के नज़दीक वाले नंबर हैं, है ना, एक दूसरे के क्या हैं, नज़दीक वाले नंबर हैं। 1.305 बीच में है, क्या 1.305 बीच में है, ये वाला थोड़ा सा कम है और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको 5 से जो अधिक रहेगा उसको हम बोल सकते हैं 1.306 है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1.310 और इस नीचे वाले को बोल सकते हैं 1.300। ऐसा इसलिए बोला जाता है, जैसे एक और नंबर मैं एक और उदाहरण के द्वारा समझा दे रहा हूँ। 1.39 है, इसको लगभग मान लिया जाता है 1.40, लगभग राउंड फिगर में क्या मान लिया जाता है 1.40, और 1.31 है, उसको लगभग 1.30 माना जाता है। तो 9 का यहाँ पे कोई ज़्यादा खास रोल है नहीं, इसीलिए इस अंक को हम लोग बोल सकते हैं संदिग्ध अंक, क्योंकि ये 9 होते हुए भी क्या बन गया 10, 39 था तो क्या हो गया 40, 1 होते हुए भी एक अंक पीछे चला गया, तो इसलिए इसको बोला जाएगा संदिग्ध अंक। सार्थक अंक मतलब जिसका गण, अच्छा इसमें सार्थक अंक कितने हैं 1 2 3, तीनों के तीनों क्या हैं सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंक कितने हैं 1 2, इसमें सार्थक अंक 2, इसमें संदिग्ध अंक ये लास्ट वाला है ना, तो संदिग्ध अंक एक ही है, सार्थक अंक 1 2 और 3। इसमें 306 है, 5 से अधिक है 6, इसीलिए इसको किसकी तरफ ले जाया गया 10 की तरफ। ये 5 से कम है, इसलिए इसको किसकी तरफ ले गया 0 की तरफ, तो ये कहलाएगा यहाँ पे संदिग्ध अंक। ये यहाँ पे क्या कहलाएगा संदिग्ध अंक। सार्थक अंक और संदिग्ध अंक यहाँ पे हो गया क्लियर। अब इनको लिख लो। अब सार्थक अंक और संदिग्ध अंक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे विमीय सूत्र MLT। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11वीं के लिए भी और 12वीं के लिए भी, क्योंकि विमीय सूत्र 1 नंबर 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो टॉपिक है हमारा अभी का वो है विमीय सूत्र, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विमीय सूत्र की पहचान क्या होती है MLT, इससे दर्शाया जाएगा। अगर ताप आया तो केल्विन K भी लग सकता है, एम्पियर A भी लग सकता है, तो ये चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन मुख्यतः होता है MLT। तो विमीय सूत्र होता क्या है? वैसे अध्याय 1 के पहले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं उनको मूल मात्रक बोलते हैं, और जो मूल मात्रक मिला के बनते हैं उनको बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के मध्य संबंध बताने वाले फॉर्मूले को संबंध
बताने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसमें उपयोग किया जाता है m, द्रव्यमान के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? m। और अगर दूरी हो तो उसके लिए l का उपयोग किया जाएगा, लंबाई हो उसके लिए l का उपयोग किया जाएगा, और समय हो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा? t का उपयोग किया जाएगा। दूरी या तो लंबाई, इसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा? इसके लिए उपयोग किया जाएगा l का। समय के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? t का। अब देखेंगे कुछ मेन चीज़ों के विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। मैं 8-10 के निकाल के बताऊंगा और उसके बाद निकालना सीख जाओगे, फिर अपने से निकाल लोगे। पहला है क्षेत्रफल। आसान से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले नंबर पे क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। विमीय सूत्र में तीनों को मिक्स करके लिखा जाता है m, l, t। तीनों को मिलाकर क्या लिखा जाता है? विमीय सूत्र। तीनों को मिलाकर बोला जाता है विमीय सूत्र। क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई के लिए क्या उपयोग किया जाता है? l, तो यहाँ हो जाएगा l। चौड़ाई है, चौड़ाई के लिए क्या उपयोग किया जाता है? चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई ही है ना, एक प्रकार का दूरी ही है, तो उसके लिए भी किसका उपयोग किया जाएगा? l का। अब l और l गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे? l स्क्वायर। किस रूप में लिखा जाता है विमीय सूत्र को? m, l और t। तो यहाँ पे हम m भी लगाएंगे, यहाँ पे हम l भी लगाएंगे, यहाँ पे हम t भी लगाएंगे। l में कितना घात है? तो 2 घात है। t में t है ये नहीं है तो 0 लगाएंगे, m भी नहीं है तो इसमें भी क्या लगाएंगे? 0। और ये हमारा तैयार हो गया m0, l स्क्वायर और t0 इसका क्षेत्रफल का। उतना कठिन नहीं है जितना कठिन सोचा जा रहा होगा, बहुत ही आसान है। हमको विमीय सूत्र में तीनों चीज़ों को लिखना है, m को भी, l को भी और t को भी। जिसको अपने से लगाएंगे उसको 0 कर देंगे और जो रहेगा वो रहेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं आयतन। दूसरे नंबर पे हो जाएगा आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों होते हैं तो बन जाता है आयतन। अब लंबाई मतलब l, चौड़ाई मतलब भी l, ऊंचाई मतलब भी l, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं? दूरियां हैं। 3 घात हैं तो l का कितना बन जाएगा? 3 घात। अब इसमें m है क्या? इसमें m नहीं था, अपने से लगाया तो 0 कर दिए। t नहीं था, अपने से लगाया तो क्या कर दिए? 0। तो यहाँ भी m नहीं है तो 0, l है 3 घात तो रहेगा, t नहीं है तो 0, और ये हो जाएगा आयतन का। इसके बाद आया है घनत्व। तीसरे नंबर पे आया है घनत्व। अब घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा हो जाता है आयतन। अब द्रव्यमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? m का। यहाँ पे लिखा गया द्रव्यमान के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? m का। और आयतन का हमारे सामने है, इसको नहीं लेते हैं, l का 3 घात है उसको ले लेते हैं। अब m अपने जगह पे है, l बटे के नीचे है तो 3 घात, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और t नहीं है, t अपने से लगाए तो हो गया 0, और घनत्व का ये हो जाएगा विमीय सूत्र। इसके बाद एक और बढ़िया सा है वेग या चाल। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, या चाल बराबर भी दूरी बटा समय। दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब l, समय मतलब t,
कोई इसमें एक घात है, एल बटे के ऊपर गया तो -1, यहाँ पे m नहीं है, m नहीं है तो अपने से लगाएंगे तो 0 करना पड़ेगा, LT का -1, ये हो गया वेग के लिए। इसके बाद देख लेते हैं एक और प्यारा सा त्वरण। तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, पाँचवें नंबर पे क्या आ जाएगा, त्वरण। त्वरण बराबर क्या हो जाता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब ध्यान देना, वेग का है LT -1 और समय का है t, m है नहीं है तो 0 कर देंगे, फिर l है एक ठो बिल्कुल है, t एक है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 मिलकर कितने हो जाएंगे, -2, और ये हो जाएगा त्वरण का विमीय सूत्र कंप्लीट। अभी कम से कम 10 और पढ़ेंगे, 5 हो गए हैं, 10 और पढ़ेंगे और विमीय सूत्र अच्छे से समझेंगे और हो जाएगा समाप्त। तब तक इतने को लिखो। इतना लिखने के बाद अब देखेंगे इसके आगे, उसके लिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं। कम से कम 15 ठो पढ़ेंगे जो कम से कम 11वीं में आते हैं उनको। पेपर में ये चीज़ पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, या तो 1 नंबर में पूछा जाए, या तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद त्वरण के बाद पढ़ लेते हैं रेखीय संवेग। 5 हुआ था ना, छठवां रेखीय संवेग। रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है वेग बटा वेग गुणा द्रव्यमान, बटा नहीं होता है, रेखीय संवेग बराबर होता है वेग गुणा द्रव्यमान। अब क्या क्या हो जाएगा, वेग का अभी ही हम लोग पढ़े हैं, वेग बराबर होता है LT -1, अभी वहाँ पे आया था। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m, तो m LT का -1 रेखीय संवेग का हो गया कंप्लीट। अब ये लाइन से है, अगर थोड़ा ऊपर वाला याद रहेगा ना तो नीचे वाला भी बन जाएगा, और नहीं रहेगा तो फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फिर वेग का भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर वेग पढ़ के ख़त्म कर चुके तो ये निकल गया होगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद बल है, बल बराबर तो सिंपल सा सूत्र होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान मतलब m, त्वरण मतलब LT -2, तो बल का हो जाएगा MLT -2। अब त्वरण का LT -2 कैसे होता है, तो अभी ही पढ़े हैं कि त्वरण का कितना होता है, LT -2। इसके बाद 8वें नंबर पे देख लेते हैं एक और प्यारा सा कोई, और वो मिल गया, वो है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। बल मतलब अभी ही पढ़ चुके हैं MLT -2, तो MLT -2। इसके बाद विस्थापन है, विस्थापन मतलब लंबाई मतलब दूरी, तो L, M, एक L और एक L मिलकर कितने हो जाएंगे, L², और T में -2 तो था ही, तो ये हो जाएगा कार्य के लिए। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम इजी है। फिर आता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। कार्य का यहाँ से देख लेंगे ML2T -2, ML2T -2, और समय का क्या होगा, T, ML2T -2, ये एक घात है, बटे के ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ML2 -2 और 1 मिलकर हो जाएंगे -3, और ये हो जाएगा शक्ति के लिए। तो ये भी आसान ही है, उतना कठिन नहीं है। फिर दाब है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल।
दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान देना, बल कहाँ पे पढ़े हैं हम लोग? बल पढ़े हैं यहाँ पे MLT-2, MLT-2। इसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो L गुणा L करेंगे तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। MLT-2, ये वाला प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब एक लाइन इसी में और आगे बढ़ा देते हैं। M का कोई जोड़ीदार नहीं है। L यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो एक ठो माइनस का बच जाएगा और T में -2 है तो T में रहेगा -2 और ये निकल गया दाब का। तो ऐसे निकाला जाता है। 5 छोर निकालेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। इसको लिखने के बाद बोर्ड साफ करके 5 ठोर देख लेते हैं ऐसे छोटे छोटे, और यही चीज़ पेपर में आते हैं। कोई बड़ा चीज़ नहीं आता है, जो छोटे छोटे निकाल रहे हैं हम लोग वही चीज़ आते हैं। अगर आपको निकालना आता है तो याद करने का उतना ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। दाब के बाद यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्रतिबल। 11वां नंबर प्रतिबल। प्रतिबल बराबर हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या होगा, तब कैसे करेंगे? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, अगर याद न आए तब की स्थिति में। और क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। द्रव्यमान मतलब m, त्वरण मतलब LT-2, और लंबाई मतलब L, चौड़ाई मतलब L, तो L का स्क्वायर। MLT-2 गुणा L हो जाएगा -2, बटे के नीचे +2, बटे के ऊपर जाएगा तो -2। इसके बाद ML, अब देखो ये वाला प्लस का 1 है, ये वाला माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 एक ठो +1 को कम कर देगा, मतलब बच जाएगा -1 और T में आ जाएगा -2। ये हो गया हमारा प्रतिबल का। 11वां के बाद 12वां देख लेते हैं विकृति। विकृति का तो लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई। विकृति बराबर हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। L बटा L कट के कितना हो जाएगा? 0। तो इसका कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, M0, L0 और T0, इसका नहीं आएगा। फिर एक और देख लेते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा बल बटा लंबाई। बल मतलब MLT-2 और लंबाई मतलब L, एक घात है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो MLT-2 गुणा हो जाएगा L का -1। अगर प्लस का 1 है वाला माइनस का 1 है तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो क्या बचेगा? बचेगा L ख़त्म हो गया है तो L का हो जाएगा 0 और T में हो जाएगा -2, और ये पृष्ठ तनाव का भी हो गया समाप्त। अब देख लेते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय। कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोण बटा समय। 14 नंबर पे कोणीय वेग, और कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोण बटा समय। कोण विमाहीन राशि और समय का क्या होता है? T। तो ये विमाहीन राशि है, बटे के नीचे T, बटे के ऊपर जाएगा तो
-1, यम इसमें नहीं है, यल इसमें नहीं है, टी का -1 है, तो ये हो जाएगा कोणीय वेग के लिए विमीय सूत्र। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जड़त्व आघूर्ण। लास्ट, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है इस सिंपल सा द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान मतलब m, दूरी मतलब l, उसका स्क्वायर करेंगे तो ml स्क्वायर। इसमें t नहीं आया है, इसीलिए ml स्क्वायर t में कितना लग जाएगा, 0। अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, इससे आगे का पेपर में लगभग ना ही पूछा जाए और लगभग नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो छोटे छोटे सूत्र लगाकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा और काम हो जाएगा ख़त्म। अब विमीय सूत्र तो पढ़ लिए, तो विमीय सूत्र के बाद इसका अनुप्रयोग भी पढ़ना पड़ेगा और वो है इम्पोर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन। विमीय विधि से समीकरण के शुद्धता की जांच करना। अब ये कैसे होगा, ये बहुत आसान होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आसानी से समझ जाएंगे। तो क्या है, विमीय विधि से क्या करना, समीकरण के शुद्धता की जांच करना। शुद्धता की जांच करना। विमीय विधि से समीकरण के शुद्धता की जांच करना। अब देखो, कुछ समीकरण जैसे गति के 3 समीकरण हो गए, वो बताऊंगा। इसके अलावा बाहर से 1 या 2 समीकरण और आएंगे, उनको फिर ये टॉपिक भी हो जाएगा कवर, इसी के साथ साथ ये अध्याय भी हो जाएगा समाप्त। तो गति का पहला समीकरण 9वीं में पढ़े रहे होंगे, क्या होता है गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस at। देख लेते हैं इनमें है क्या क्या। v बराबर क्या होता है, वेग, और इसका m0 LT-1 होता है विमीय सूत्र। तो सबके विमीय सूत्र अभी मैं जस्ट पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, तो ये आ जाएंगे। u बराबर भी क्या है, वेग, u बराबर भी है वेग, और इसका भी हो जाएगा m0 LT-1। इसके बाद a क्या है, a यहाँ पे है त्वरण, और त्वरण का होता है m0 LT-2, और लास्ट में आ गया समय t, और t यहाँ पे है समय, और समय के लिए विमीय सूत्र जो होता है वो होता है कैपिटल T। अब ये जो समीकरण 1 है ना, मान लेते हैं इसको समीकरण 1। अब समीकरण शुद्धता की जांच करना मतलब होता क्या है, समीकरण शुद्धता की जांच करना मतलब होता है बायां पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो समीकरण शुद्ध नहीं है, और अगर बराबर है तो समीकरण शुद्ध है। तो देखते हैं कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो समीकरण 1 का सबसे पहले कौन सा पक्ष ले लेते हैं हम लोग, बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष लेंगे तो यहाँ पे कितना है बायां पक्ष में, v, और v का क्या है, v मतलब क्या होता है, वेग, और वेग का है कितना, m0 LT-1। तो बायां पक्ष के लिए ये निकल गया। अब इसी का देखेंगे हम लोग दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में फिर क्या निकलता है, दायां पक्ष में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, u प्लस a t, u प्लस a और t। अब u मतलब क्या होता है, वेग, और वेग का क्या होता है m0 LT-1, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, a मतलब m0 LT-2, और यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या कर देंगे t। अभी सिर्फ मान रखे हैं ना, जो जो 0 0 दिख रहे हैं उनको सबसे पहले काट दो। 0 0 वालों को हम क्या कर दिए,
काट दिए, एल टी माइनस 1 बचेगा, फिर ये वाला प्लस एल टी माइनस 2 है। अब दो में से इसका एक है, दो में से एक कम हो जाएगा तो यहाँ भी बचेगा एल टी का माइनस 1। एक एल टी मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 एल टी का माइनस 1। दो विमाहीन राशि है, दो क्या है, विमाहीन राशि है। अब इसको खुदे हटा देंगे, विमाहीन राशि है अतः इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाएंगे तो क्या बचेगा, हटाएंगे तो बचेगा एल टी माइनस 1। इसमें m है क्या, नहीं है तो लगा देते हैं, तो m0 एल टी माइनस 1। अब दायां पक्ष का जो रिजल्ट आया उसको किससे मैच करना है, बाएं पक्ष से। तो दोनों का देखोगे तो एक बराबर आया है, अतः हम लोग दायां पक्ष लेकर चालू किए थे और क्या मिल गया हमको, बायां पक्ष। तो हम लोग लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ गया, अतः जो समीकरण दिया गया है वो कैसा है, शुद्ध। तो समीकरण कैसा है, अगर यहाँ पे मान लो -2 आ जाता तो ये इससे मैच नहीं करता, तो समीकरण शुद्ध नहीं होता। इसी के साथ गति का एक और समीकरण होता है दूसरा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। गति का दूसरा समीकरण, और गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s यहाँ पे हो जाता है विस्थापन, s बराबर क्या होता है, विस्थापन। u बराबर, अभी देखो यहीं पे u आया था तो बार बार देखने का जरूरत ही नहीं, u बराबर क्या हो जाएगा, वेग। अच्छा विस्थापन का मैं लिखते जाऊं, विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन का हो जाएगा m0 एल टी 0। वेग का हो जाएगा u बराबर वेग, तो वहीं से देख के बता दो, m0 एल टी माइनस 1 t। ये समय है तो समय का हो जाएगा कैपिटल T, 1/2 विमाहीन राशि हट जाएगा, a मतलब त्वरण है, वहीं से देख के बता दो। तो त्वरण में भी हो जाएगा m0 एल टी माइनस 2, t मतलब समय है, एक बार आ ही चुका है। इस बार ना बायां पक्ष को नहीं लेते हैं क्योंकि बोर्ड में ना राइट साइड में जगह थोड़ा कम है। इस बार हम लोग चालू करते हैं दाएं पक्ष से, तो दायां पक्ष पहले ले लेते हैं। तो दायां पक्ष में है क्या क्या वैसे, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू मतलब m0 एल टी माइनस 1 यहाँ से देखकर, फिर गुणे के बाद है t, तो यहाँ पे आ जाएगा t, फिर है प्लस 1/2 विमाहीन राशि है, इसको हटा देंगे। जैसे यहाँ से 2 विमाहीन राशि था, हटा दिए, 1/2 विमाहीन राशि है, हटा देंगे। a बचा त्वरण, त्वरण का कहाँ से देखेंगे, त्वरण का यहाँ से देख लेंगे, वो है क्या, m0 एल टी माइनस 2। इसके बाद t स्क्वायर है, गुणा में कर देंगे यहाँ पे t स्क्वायर। जीरो वालों को काट दिए, ये वाला माइनस का 1, ये वाला प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो क्या बचा, यहाँ पे l बचा और यहाँ पर भी क्या बचा, l। बाकी सब तो कट गए, l और l मिलकर कितने हो गए, 2l हो गए। इसका मतलब 2 एक विमाहीन राशि है, तो कितना आया, l आया। और l का मतलब m इसमें नहीं है, 0, l है, t इसमें नहीं है, वो 0। ये हमारा कौन सा पक्ष आया, ये हमारा आया दायां पक्ष। अब इसका क्या निकालेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष में भी अगर इतना आ गया तो हम मान लेंगे कि ये समीकरण शुद्ध है, नहीं आया तो मान लेंगे कि हम गलत बनाए हैं, क्योंकि जो दिया है वो सही दिया है। तो इसका कौन सा पक्ष अब देखेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष में है s मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन मतलब l, m नहीं है 0, l है t नहीं है 0, आ गया। यही चीज़ तो आया है हमारे दायां पक्ष में। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा,
दायां पक्ष। तो हम इसमें लिख देंगे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि ये समीकरण शुद्ध है। तो समीकरण 1 भी हमारा शुद्ध था, समीकरण 2 भी हमारा शुद्ध है। गति का तीसरा समीकरण पढ़ेंगे, इसके बाद और भी समीकरण पढ़ेंगे और इस अध्याय का समापन करेंगे अगले क्लास में। अब तक हम लोग अच्छे समीकरण शुद्धता की जांच करने वाले 2 क्वेश्चन पढ़े। विमीय विधि से उनका जांच के समीकरण को शुद्ध साबित करके दिखाए। अब यहाँ पे बोर्ड में 3 क्वेश्चन और हैं, 3, 4 और 5वां। तो इनको सिद्ध करेंगे कि ये समीकरण शुद्ध है या नहीं है और बताएंगे। किस विधि से बताएंगे? विमीय विधि से, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़े थे। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला वाला है v² बराबर u² प्लस 2a। पहला वाला ही सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है इसमें? दिया गया है v² बराबर u² प्लस 2as। पहले तो देख लेते हैं कि इनमें इन संकेतों का मतलब क्या है और उनका विमा क्या होता है। तो यहाँ पे v है, v मतलब होता है वेग, और वेग का होता है lt-1। सेकेंड आता है u। u की विमा क्या होती है? u की विमा भी होती है, u का मान भी होता है वेग और इसकी विमा होती है lt-1। फिर आता है 2, विमाहीन राशि। फिर आता है a मतलब होता है यहाँ पे त्वरण, और त्वरण का हो जाएगा lt-1, अरे lt-2। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? अभी कुछ टाइम पहले पढ़े थे हम लोग, विमीय सूत्र निकालना, विमा निकालना, वहाँ से आ रहे हैं। s मतलब है विस्थापन, और विस्थापन का मतलब होता है दूरी, और दूरी का होता है l। बायां पक्ष ले लेते हैं, फिर निकालेंगे दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा? बायां पक्ष में है क्या? v²। v² मतलब v का होता है lt-1, इसका करेंगे स्क्वायर। तो l 2 है, इसमें स्क्वायर करेगा तो l², t को करेगा तो t का -2। इसमें m है क्या? नहीं, अपने से लगाएंगे तो m में क्या कर देंगे? 0, l² t-2। ये हो जाएगा हमारा बायां पक्ष। अब इसी का निकाल लेंगे दायां पक्ष, वो भी इजी है। तो दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष में क्या है? u² प्लस 2as। तो u² प्लस 2as, u का क्या हो जाता है? lt-1 स्क्वायर प्लस 2, a का क्या हो जाता है? a का हो जाता है lt-2, और s का हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे निकाले थे उसको यहाँ पे रख दिए हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला स्क्वायर है, l के लिए भी काम करेगा, t के लिए भी। तो l² t में -2, फिर ये वाला प्लस 2 विमाहीन राशि है, यहाँ से हटा देंगे। l और l का गुणा होगा तो l², और t में तो -2 था ही। 2 यहाँ पे हट गया है क्योंकि विमाहीन राशि है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना, 2 विमाहीन राशि इसलिए हटा दिया गया है। इसको देखोगे तो l² t-2, इसको भी देखोगे तो l² t-2 है, दोनों एक जैसे हैं। तो एक और एक जुड़ के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2l² t-2। इसमें 2 विमाहीन राशि हट जाएगा, अब क्या बचेगा? l² t-2। अब m है कि नहीं है इसमें? नहीं है, अपने से लगाएंगे तो m0 l² t-2। अब देखो जो बायां पक्ष में निकला है वही आया है क्या? तो बिल्कुल वही आया है। तो हम लोग दायां पक्ष निकाल रहे थे, निकालते निकालते क्या निकल गया? बायां पक्ष। अतः दायां पक्ष बराबर क्या हो गया? बायां पक्ष हो गया। तो ये बहुत आसान है। फिर इसको देखेंगे, t बराबर 2πl/g। नहीं, ये आपका होमवर्क रहेगा, या तो क्लास वर्क, जो समझना हो वो समझ लो।
ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 पाई विमाहीन राशि हट जाएगा। टी मतलब टाइम है, एल मतलब लंबाई है, और जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब त्वरण है। तो त्वरण, लंबाई और ये वाला टर्म निकाल लेंगे। इसको बता रहा हूँ 1/2 mv² बराबर mgh। 5वां क्वेश्चन, 1/2 mv² बराबर mg और h। 1/2 विमाहीन राशि है, हट जाएगा। विमाहीन राशि के कारण इसका वैल्यू खत्म। m मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का संकेत क्या होता है विमीय सूत्र में? कैपिटल M। v मतलब होता है वेग, और वेग का क्या होता है? LT-1। m यहाँ पे द्रव्यमान, तो mg यहाँ पे त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, अब गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण का नॉर्मल त्वरण का होता है LT-2, तो गुरुत्वीय त्वरण का भी LT-2 ये निकाले हुए हैं हम लोग। फिर h मतलब ऊंचाई, h मतलब हो जाएगा ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है, तो इसीलिए ले लेते हैं L। अब इसमें भी दायां पक्ष बायां पक्ष कर लेते हैं। तो इसका बायां पक्ष अगर हम लें तो बायां पक्ष बराबर है 1/2 mv²। फटाफट निकाल लेते हैं। 1/2 विमाहीन राशि हटा देंगे, v और m का हो जाएगा कैपिटल M, तो m की जगह पे हो जाएगा कैपिटल M v²। v का वैल्यू है LT-1, तो यहाँ हो जाएगा LT-1 का यहाँ पे स्क्वायर, m L² T-2। ये बायां पक्ष आ गया। अब कर लेते हैं दायां पक्ष। अब दायां पक्ष भी अगर बायां पक्ष के बराबर में आ गया तो समीकरण शुद्ध, और नहीं आया तो अशुद्ध। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा पक्ष? दायां पक्ष, mg और h। उसी को लिख लेते हैं mg और h। m का मान, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान को m से दर्शाएंगे तो m हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण, g मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा LT-2, तो यहाँ हो जाएगा LT-2। इसके बाद h मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई का हो जाएगा L, तो m रहेगा जिंदाबाद। L और L का गुणा होगा तो L²। t में -2 तो है ही। इसको देखोगे तो ये किस पक्ष के बराबर आ गया है? बायां पक्ष के बराबर। तो यहाँ भी बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष, और दायां पक्ष बराबर हो गया बायां पक्ष। अतः सभी समीकरण शुद्ध हैं। सभी समीकरण क्या हैं? शुद्ध हैं। सभी समीकरण शुद्ध हैं। और इसी के साथ साथ ये अध्याय हो गया है स्वाहा, समाप्त। ये अध्याय हो गया समाप्त।